एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ में एशियन इंडिया के 2024 और 2023 के कुछ पीवाईक्यूज़। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भाषा। प्लेराइट भाषा के जो कुछ वर्क्स हैं इनमें से कौन सा वर्क प्लेराइट भाषा को डिनोट किया जाता है या उनके द्वारा एट्रीब्यूटेड है। तो इसका अगर हम देखते हैं तो जो भाषा है वो एक अर्लीस्ट नोन प्लेराइट है जो कि संस्कृत में लिखते हैं। और उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे कि मध्य माव्या योगा, दत्ता घटोत्कचा, दत्ता वाक्या, बाल चरित्रा और चारु दत्ता। तो इनमें से अगर हम देखते हैं ऑप्शंस में हमें गिवन है मध्य माव्या योगा, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। हमें इसके ना ये वाले भी याद होने चाहिए। अब इस बार तो हमें ऑप्शन में दे दिया कि हाँ मध्यमाव्य योगा हमें दे दिया, बट हमें बाकियों के बारे में पता होना चाहिए। तो बाकी कौन से थे? दत्ता घटोत्कचा, दत्ता वाक्या, बाल चरित्रा और चारु दत्ता। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि प्रीलिम्स 2024 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोलता है संगाभूति एंड Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD was the author of। जब हम बात करते हैं ना इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क जो कि ट्रैवल किए थे चाइना के लिए, तो हमें याद आता है कि हमने प्रीवियस जो कुछ वीडियोस की हैं उनमें हमने पढ़ा है कि कौन कौन से जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो इंडिया आए थे और किस किस टाइम पे आए थे। तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे उनके नाम और उनका टाइम पीरियड, वो किस किस राजा के टाइम पे आए थे और किस किस राजा से मिले थे, वो आप लोग मुझे बताएंगे। तो अगर बात करते हैं कि यहाँ से कौन गए थे चाइना, सबसे पहले तो बात यही कर लेते हैं कि इन्होंने जो संगाभूति थे वो किस चीज़ के ऑथर थे। तो वो ऑथर थे, उन्होंने लिखी थी सर्वस्तिवादा विनय। ये बुक उन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी? संगाभूति ने। अब बात करते हैं कि इंडियन कौन कौन से मॉन्क थे जो चाइना गए थे। तो उनमें से आपके आते हैं कुमार विजय, संगाभूति, ज्ञान भद्रा, बुद्धा भद्रा, जीवा गुप्ता, धर्म गुप्ता और प्रभाकर मित्रा। इन नामों को भी आप पढ़ लें और अच्छे से रिमाइंड कर लें। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कुमार जीवा, संगाभूति, बुद्धा भद्रा, जीवा गुप्ता, धर्म गुप्ता और प्रभाकरम मित्रा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द, ये भी आपको प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द एशियंट इंडिया, गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय हिज विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट। जब हम गौतम बुद्धा की बात करते हैं तो उन्हें तीनों नामों से जाना जाता था। उन्हें न्यायपुता भी कहा जाता था, शाक्या मुनि भी कहा जाता था और तथागता भी कहा जाता था। जिस वजह से इसका जो आंसर हो जाता है वो 1, 2 एंड 3 ऑल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बट अगर हम देखते हैं तो जब हम बात करते हैं बुद्धा की तो उन्हें न्यायपुता, मुनि, समाना, निगंथा, ब्राह्मण और साथ ही साथ में भगवान के नाम से भी जाना जाता था। जब बात करते हैं शाक्या मुनि की तो गौतम बुद्धा को मेनली कहा जाता था शाक्या मुनि। क्यों कहा जाता था? सेज ऑफ द शाक्यास, जिसका मतलब होता है वो इसलिए कहा जाता था, उनकी एसोसिएशन को दर्शाता था। किसके साथ? शाक्या क्लैन के साथ उनकी एसोसिएशन को दर्शाता था, जिस वजह से उन्हें शाक्या मुनि भी कहा जाता था। वहीं अगर बात करते हैं तथागता की तो ये इसका जो मतलब होता है वो पाली और संस्कृत टर्म है ये, जो कि गौतम बुद्धा को खुद को ही रेफ़र करने के लिए या फिर और बुद्धास को रेफ़र करने के लिए यूज़ की गई है, जिसका मतलब होता है दस कम और वन हु हैज़ कम फ्रॉम द दसनेस। तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि प्रीलिम 2023 का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द एशियंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पोम्पुहार और मुचीरी वर वेल नोन एज। तो जब हम बात करते हैं कोरकाई, पोम्पुहार और मुचीरी की, तो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में कोरकाई का तो हमने ज़रूर पढ़ा था, जिस वजह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये तीनों ही क्या थे। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कोरकाई क्या है, एक एंशियंट पोर्ट्स हुआ करते थे जो कि ट्रेडिंग में हेल्प करते थे। तो कोरकाई, पोम्पुहार और मुचीरी क्या हैं? आपके एंशियंट पोर्ट्स हैं। अगर हम बात करते हैं इन सिटीज़ की तो जो पोम्पुहार है ये तमिलनाडु में है और ये एक एंशियंट सिटी पोर्ट हुआ करता था, जो कि किस टाइम पे हुआ करता था? चोला रूलर के टाइम पे हुआ करता था। वहीं अगर बात करते हैं कोरकाई की तो ये भी एक एंशियंट पोर्ट है जो कि
तमिलनाडु में ही है, और ये पांड्या किंगडम की कैपिटल भी हुआ करती थी। और ये कौन सा टाइम का पोर्ट हुआ करता था? पांड्या किंगडम्स के टाइम का पोर्ट हुआ करता था। वहीं अगर हम मुचेरी की बात करते हैं तो मुचेरी जो है वो तमिल सोनेट्स में है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो ये चेरास की एक सिटी हुआ करती थी, पोर्ट सिटी ऑफ चेरास, सिग्निफिकेंट पोर्ट सिटी ऑफ चेरास की एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी, जिस वजह से ये तीनों क्या हो जाते हैं, आपके एंशियंट पोर्ट्स हो जाते हैं, जो कि प्रेजेंट डे द कोरकाई और पोम्पोहार है आपके तमिलनाडु में प्रेजेंट डे, वेराज मुचेरी जो है वो प्रेजेंट डे केरला में है। ऑल्दो यहाँ एक्सप्लेनेशन में मेंशन नहीं है, बट जो आपके मुचेरी है वो प्रेजेंट डे केरला में प्रेजेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि आपके प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुतल मेंशन इन संगम पोएम। जो संगम पोएम में वत्ता किरुतल मेंशन है, प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुतल मेंशन है, वो क्या है, और इनमें से कौन सी चीज़ उसको, कौन सी स्टेटमेंट उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, वेयर एज सेकेंड स्टेटमेंट हमें बोलती है, लर्न पर्सनस असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स। सी बोलती है, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, वेयर एज फोर्थ स्टेटमेंट हमें बोलती है, अ किंग डिफीटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल्स, सुसाइडिंग स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, जिसका कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं वत्ता किरुतल की, तो ये एक तमिल रिचुअल हुआ करता था, जो कि स्पेशली संगम एज में ज़्यादा फैला, ज़्यादा इसको प्रैक्टिस किया गया। और ये रिचुअल होता था कि अगर किंग हार जाता है, अगर किंग कैप्चर कर लिया जाता है दूसरे राजा के द्वारा, या वो किसी से हार जाता है, तो वो टिल डेथ, या तो अकेले वो टिल डेथ तक फास्टिंग करेगा, या फिर जो उसके सपोर्टर्स होते थे, जो साथ ही साथ किंग के कैप्चर कर लिए जाते थे, वो भी टिल डेथ जो है वो फास्टिंग किया करते थे। क्यों? अपने प्राइड को बचाने के लिए, अपनी जो उसकी एक इमेज है उसको एज इट इज़ बरकरार रखने के लिए वो फास्टिंग किया करते थे टिल डेथ। और ये मेनली तमिलनाडु में फॉलो किया जाता था, तमिल रिचुअल भी इसे कहा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि प्रीलिम्स 2023 का ही क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होसाला, काकातिया और गहादवाला और यादवाज। हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन द 8th century AD? अगेन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टाइम पीरियड्स, इसीलिए मैं कहती हूँ कि टाइम पीरियड्स का आपको फ्लो चार्ट होना अपने माइंड में हो, चाहे आप उसको बार बार देखो, ऐसा कोई फ्लो चार्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से आप मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। और जब हम PYQs की सीरीज़ देख रहे हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हर ही साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया है जो टाइम पीरियड से सॉल्व हो सकता है। अगेन 2023 का ही क्वेश्चन है जो कि हम टाइम पीरियड से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इनके किंगडम्स के टाइम पीरियड की, तो होसाला जो किंगडम है उसका टाइम पीरियड, जो कि अभी नाउ डेज कर्नाटका में प्रेजेंट है, उसका टाइम पीरियड था 10th century से 14th century के बीच में। वहीं हम काकातिया डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो ये एक तेलुगु डायनेस्टी हुआ करती थी, जो कि ईस्टर्न डेक्कन में प्रेजेंट है नाउ डेज के ईस्टर्न डेक्कन में मतलब हुआ करती थी। तो इसका टाइम पीरियड था 12th से 14th century। जब हम बात करते हैं यादवाज की, तो यादवा जो था वो मेडिवल इंडियन डायनेस्टी हुआ करती थी, जो कि 12th से 13th century के बीच में थी। और ये मेनली जो थी कहाँ से कहाँ तक थी, नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ और तुंगभद्रा इन द साउथ, इसके बीच में वो फैली हुई थी। मतलब ऊपर से नर्मदा रिवर और नीचे से तुंगभद्रा रिवर, उसके बीच का जो रीजन था वो हुआ करता था आपका यादवास का। और ये मेनली जो फ्लरिश की थी 14th century में। बट उसके बाद जो मुगल्स आए थे उनकी वजह से मुगल्स ने इनके ऊपर असैसिनेट किया था, अनेक्स किया था, किसने? खिलजी डायनेस्टी ने। और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली थी, मतलब तब तक जो थी यादवास थी। तो इसका टाइम पीरियड भी क्या हो गया, 12th से लेके 13th century तक। अगर हम बात करते हैं गाहद्वाला डायनेस्टी की, तो वो एक राजपूत डायनेस्टी थी और वो कहाँ पे थी, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में वो हुआ करती थी। और उसका टाइम पीरियड था आपका 11th से 12th century। जब हम इसमें टाइम पीरियड्स देख रहे हैं ना, तो एक हुआ 10 से 14, दूसरा हो गया 12 से 14, तीसरा था आपका 12 से 13, फिर आपका आ गया 11 से 12।
मतलब कोई भी अर्ली अर्ली 8th सेंचुरी के आसपास तो कोई भी नहीं था, जिस वजह से आपका कौन सा आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, नन इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि आपका प्रीलिम्स 2023 का ही क्वेश्चन है। सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक, रनिंग वाटर एंड मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following religious sect of ancient time. एशियन टाइम का जो ये सेक्ट इन्होंने बताया है, स्टेटमेंट बताई है, ये किस रिलीजियस सेक्ट को दर्शाती है। तो जब हम बात करते हैं ना कि सोल सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स लाइफ नहीं है, बल्कि एक नॉन लिविंग यानी जैसे कि रिवर हो गया और ये रॉक्स हो गए, उनकी भी प्रॉपर्टी है या उनमें भी सोल है। तो ये आपकी जो मेंटालिटी होती थी या ये जो रिलीजियस सेक्ट होता था, ये आपका बिलीफ होता था, ये होता था जैनिज़्म का, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी, जैनिज़्म, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक एशियंट इंडियन रिलीजन है जो कि प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा को फॉलो करता था। वो बिलीव करते थे कि किसी को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो इवन रॉक तक को नहीं मारो, क्योंकि उसमें भी क्या है, एक लिविंग सोल है, और वो भी एक नॉन लिविंग नहीं है बल्कि एक लिविंग सोल है। और वो बिलीव करते थे कि जो कि ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनमें तो लिविंग बीइंग तो है ही, उनमें तो सोल है ही है। साथ ही साथ में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे रॉक हो गया, वाटर हो गया और अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट है, उनमें भी क्या है, सोल है। और यही कहीं ना कहीं एक कारण भी बना था उनकी डिक्लाइन का, जैनिज़्म के डिक्लाइन का, क्योंकि आप उनको कुछ भी पूछते थे ना, मैं ये खा लूँ, नहीं इसमें भी सोल है, आप कैसे खा सकते हो, ये भी तो प्लांट है। सब्जी हो गई, ये भी तो प्लांट है, इसमें भी सोल है, आप इसको नहीं खा सकते। उनका मतलब अल्टीमेट ये होता था कि आप साल्वेशन ले लो, बाकी आप खा भी कुछ नहीं सकते हो, क्योंकि वाटर में भी क्या है, सोल है, आप कैसे किसी को मार सकते हो, उसमें भी तो सोल है। तो यही कहीं ना कहीं उनके डिक्लाइन का भी रीज़न बना था इन आफ्टर टाइम्स, जब ये मतलब एक स्टार्टिंग में तो फ्लरिश हो गए थे, क्योंकि इविल्स थी, तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये सब फ्लरिश हो गए थे। बट कुछ टाइम बाद जैसे जैसे लोगों को पता चला कि अच्छा इनकी ये भी दिक्कतें हैं, तो उस करके बाद में ये एक रीज़न ये भी था, मतलब कि वो हर एक ही चीज़ को मना ही कर देते थे कि आप एक काम करो, सॉल्वेशन ही ले लो, बाकी ये सब छोड़ो खाना पीना। तो वो उनकी डिक्लाइन का भी रीज़न बना था। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि प्रीलिम्स 2023 का ही क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स of Vijayanagara Empire constructed a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city। तो इनमें से कौन से थे विजयनगर एम्पायर के एम्परर जिन्होंने सबसे बड़ा जो था तुंगभद्रा डैम बनाया था, तुंगभद्रा रिवर पे डैम बनाया था, और साथ ही साथ में कैनाल बनाई थी, एक ब्रिज टाइप बनाया था जो तुंगभद्रा रिवर से कैपिटल सिटी को कनेक्ट करता था। तो वो अगर बात करते हैं तो उसका आंसर होता है देवराया वन या कृष्णा देवराया वन जो थे, वो एक फेमस रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, जो कंस्ट्रक्शंस के लिए या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो थे वो फेमस थे। साथ ही साथ में उन्होंने विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल सिटी थी वो बनवाई थी, जो कि उस टाइम पे 15th सेंचुरी की सबसे बड़ी सिटी मानी जाती थी, बिगेस्ट सिटी इन द 15th सेंचुरी। और ये किसने बनाई थी, कृष्ण देवराया ने। और साथ ही साथ में इन्होंने 24 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज भी बनाया था जो तुंगभद्रा रिवर से कैपिटल सिटी को कनेक्ट करता था, जिस वजह से इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है, देवराया वन इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि प्रीलिम्स 2023 का ही क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, जो हमें कुछ पेयर्स दिए हैं, साइट दी हैं और वेल नोन फॉर दिया है। तो फर्स्ट हमें बोलता है भेसनगर, जो कि शिवाइट केव श्राइन है। जब हम भेसनगर की बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश में और विदिशा है। विदिशा से हमें याद आता है कि भेसनगर को और क्या कहा जाता था, भिलसा के नाम से भी जाना जाता था, जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। और वहाँ पे एक पिलर पाया जाता है जिसमें ग्रीक नेम्ड हेलियोडोरस पर्सन है, जो कि हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए थे और किसके फॉलोअर बने थे, डिसाइपल बने थे आपके लॉर्ड शिवा के। बल्कि यहाँ पे हमें दिया गया है शिवाइट केव, बल्कि यहाँ पे हमें किसका दिया है, सॉरी मैंने गलती से लॉर्ड शिवा कह दिया, इट्स लॉर्ड विष्णु। और यहाँ पे हमें बोला है कि ये लॉर्ड शिवाइट केव है, बल्कि यहाँ पे जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो शिवाइट के नहीं, बल्कि वहाँ पे विष्णु के डिसाइपल्स के जो है वो अवशेष मिले हैं या फाइंडिंग्स मिली हैं,
तो जिस वजह से आपकी फर्स्ट मैच जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। वेराज अगर हम भाजा की बात करते हैं तो वो बुद्धिस्ट केव श्राइन हमें बताते हैं। जब हम भाजा की बात करते हैं तो इंडिया के जो भाजा केव्स है वो फेमस एग्जांपल्स है या वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल्स है किसके, बुद्धिस्ट केव के। वहाँ पे बुद्धिस्ट केव बिल्डिंग्स के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं और ये कहाँ प्रेजेंट है, मुंबई के पूना डिस्ट्रिक्ट के लोनावला में जो है ये केव्स प्रेजेंट है जिस वजह से आपका ये वाला जो मैच है वो करेक्ट हो जाता है। भाजा केव्स जो है वो बुद्धिस्ट केव श्राइन ही है। वहीं अगर बात करते हैं सितन वसल की तो वो जैन केव श्राइन्स इन्होंने बताया है। और सितन वसल जो है वो एक तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है जो जहाँ पे कि मेजर जैन इन्फ्लुएंस केव्स पाई गई हैं जिस वजह से आपका ये वाला जो मैच है वो भी करेक्ट हो जाता है। वहाँ जैन केव श्राइन ही पाई गई हैं और वो जैन केव श्राइन जो है वो कम से कम 1000 ईयर्स पुरानी है क्रिश्चियन एरा से या सीई से 1000 ईयर्स बैक जो वहाँ पे जैन इन्फ्लुएंस पाए जाते हैं और वो मेजर सेंटर भी रहा है जैन इन्फ्लुएंस का जिस वजह से आपके दो जो मैच है वो तो करेक्ट हो जाते हैं। वेयर एज जो आपका फर्स्ट वाला मैच है वो शिवाइट केव श्राइन नहीं बल्कि वहाँ पे विष्णु के पिलर्स मिले हैं, विष्णु के मतलब वैष्णवाइट के वहाँ पे फाइंडिंग्स मिली है या अवशेष मिले हैं जिस वजह से आपके जो है ओनली 2 जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। इसमें हमें बताना था कि कितने करेक्ट है, ये नहीं बताना था कि कौन कौन से करेक्ट है, इसमें हमें बताना था कि कितने करेक्ट है जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ओनली 2 आर द करेक्ट आंसर। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप जो आपको ये एशियंट इंडिया की जो आपको ये सीरीज़ लगी होगी पीवाईक्यूज़ की ये काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। इस वजह से आप इस सीरीज़ के थ्रू आपको ये मतलब हेल्प करेगी कि आपको एशियंट इंडिया में कहाँ कहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सारी सीरीज़ की तो हमने देखा था कि पोस्ट गुप्ता और गुप्ता पीरियड का भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं कि 2023 में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस रही है एशियंट इंडिया की। Well, that's all from my side. Have a nice day and goodbye. Thank you.